कि कैसे हम करेंगे कार्नो इंजन का सॉल्यूशन। और मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, तो प्लीज बताइए एक बार, डू आई एम ऑडिबल? जी भैया। स्क्रीन शेयर हो रही होगी। चलिए तो पढ़ते हैं कार्नो इंजन को। तो कार्नो इंजन को हमने पढ़ना शुरू करा था। खैर इससे पहले जो रिकॉर्ड सेशन देख रहे हैं, टेस्ट तो दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं वो आप खुद से पूछिए। क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप खुद से पूछिए। अदरवाइज टेस्ट देना है आपको। केमिकल टेस्ट के आपका टेस्ट था और क्लास के बाद आपको देना चाहिए। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टेस्ट मैंने काट दिया था, बट अगली क्लास के लिए भी टेस्ट बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको टेस्ट देना है और फिनॉल के टेस्ट देने हैं इनको, जो ऑब्वियस है जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, जैसे कि रीमन टीमन एंड कोल्बे हो गया। ठीक है ना? तो रीमन टीमन कोल्बे का टेस्ट देना है उनको, और उनका भी अगला टेस्ट बता देता हूँ। तो जो अगला टेस्ट होगा, जिन्होंने ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट करा है उनके लिए अगला टेस्ट बता देता हूँ। अगला टेस्ट ये है कि जितनी भी नेम रिएक्शन अब तक पढ़ी है उनका टेस्ट होगा रैंडम। तो नेम रिएक्शन टेस्ट होगा जितनी अब तक हो चुकी हैं इस चैप्टर तक, फिनॉल वाले चैप्टर तक जितनी नेम रिएक्शन हो चुकी है उनका रैंडम टेस्ट होगा। ठीक है, जितनी नेम रिएक्शन हो चुकी है उनका टेस्ट, और जो पढ़ चुके हैं उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टेस्ट होगा। इतना टेस्ट आपको करना है। तैयार? ठीक है ना? आज है केमिकल टेस्ट का टेस्ट। तो जितने भी केमिकल टेस्ट पढ़ाए गए हैं 12-13, वो आपको देना है उसका टेस्ट। मैंने बताया था 2 क्लासेस में है, आप उसको 1.5 पे लगा के भी देख लेंगे, तब भी मुश्किल से 1 घंटे में जो है तो आपके टोटल टेस्ट फिनिश हो जाएंगे। ठीक, फिलहाल आगे पढ़ते हैं। हमने शुरुआत करी थी पढ़ने की कार्नो इंजन को। तो कार्नो इंजन में हमने देखा था किस तरीके से 4 स्टेप वहां पे हो रहे थे, 4 प्रोसेसेस वहां पे हो रही थी, जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हम एक्सपेंशन देख रहे थे। कैसे देख रहे थे वो प्रीवियस क्लास में देख लीजिए। बस मैं एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूं, अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने ग्राफ से शुरुआत करी थी, फिर इसके बाद ऐसे ही हमने देखा था कि भैया जब एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर कम होना चाहिए जो कि देख रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए जो कि हम देख रहे हैं। सिमिलरली एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में भी सिमिलरली आगे चल रहे हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है और एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। फिर हमने इन प्रोसेसेस में निकालने को इसका वर्क और हीट। तो वर्क और हीट के लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जनरली अप्लाई करना शुरू करा था, जिसमें हमने डी बराबर सीवी dt देखा। आइसोथर्मल कंडीशन पे टेंपरेचर 0 हुआ था, dt 0 हो गया, डी बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। इसके बाद फर्स्ट लॉ अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू होता है। इतनी बात हमें यहाँ से समझ में आती है। फिर उसके बाद जब हमने रखा तो हमने वर्क को देखा कि वर्क एक्सपेंशन के केस में होता है माइनस का पी डीवी, तो हमने वो रखने की कोशिश करी। तो हमने देखा अगर वर्क डन रिवर्सिबल होगा तो इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। इंटीग्रेशन हम लिमिट के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से हमने इंटीग्रेशन वहाँ पे करा है, क्योंकि हमने माना था चैम्बर जो हमने जो पिस्टन लिया है उस पिस्टन के अंदर जो हमने सब्सटेंस जो रखा है वो है आइडल गैस। तो आइडल गैस पीवी इक्वल टू आरटी होता है, 1 मोल के लिए हम पीवी इक्वल टू आरटी मान के चलते हैं। तो जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व करी तो हमारा वर्क डन जो निकल का एक्सपेंशन के केस में आपको ऑलरेडी पता है, वर्क डन इक्वल टू आएगा माइनस आर टी एच लॉन वी टू बाई वी वन। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ से इतनी बात हमें समझ में आ रही है। साइन आएगा माइनस का, वाई? बिकॉज द टर्म एंड कंडीशन फॉर एक्सपेंशन। सिमिलरली कि प्रोसेस सेकंड देखा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ से डी यू बराबर डी क्यू प्लस जी डब्ल्यू होता है। प्रोसेस अगर एडियाबैटिक होगी, क्यू कांस्टेंट होगा, डी क्यू 0 हो जाएगा। फिर हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, डी यू बराबर डी डब्ल्यू हो जाएगा। हम सभी जानते हैं डी यू बराबर सीवी डी टी होता है। तो इंटीग्रेशन लिमिट विद रेस्पेक्ट टू लिमिट कर दिया हमने। जब इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट टू लिमिट कर दिया तो हमने देखा सेकंड प्रोसेस में जो वर्क डन निकल के आया वो सीवी टी सी माइनस टी एच निकल के आया। वाई? टी सी इज द, क्योंकि हम टी एच से टी सी पे पहुंच रहे हैं। जैसे कि हमने ग्राफ में देखा, हम बी पॉइंट पे थे, सी पे जा रहे हैं, तो हमारा बी पॉइंट तक टी एच चल रहा था, हम बी से सी पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है बी से सी में जाने में जो हमारा लोअर टेम्परेचर होगा, लोअर लिमिट होगी वो टीएच होगा। लोअर टेम्परेचर नहीं, लोअर लिमिट जो होगी वो टीएच होगा, और जो हायर लिमिट होगी वो टीसी होगा। तो हमने रख के जो वैल्यू को रखा, तो हमारा जो स्टेप थर्ड है वो भी यहाँ से निकल के आ गया। सिमिलरली प्रोसेस थर्ड में हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कंप्रेशन के लिए साइन कन्वेंशन का यूज करके डी डब्ल्यू बराबर प्लस का पीडीवी होता है, तो वहां पे हमने वर्क डन निकाला थर्ड स्टेप का, जो कि निकल गया आर टी सी। वाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज टीसी है। देख सकते हैं आप ग्राफ में बनाया हुआ ऑलरेडी। तो आर टी सी लॉन वी फोर बाई वी थ्री निकल के आया था। सिमिलरली एडियाबैटिक कंप्रेशन हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से वर्क 4 हमने निकाला। हम देख रहे थे कि हम टीसी पे थे, टीएच पे चले गए, तो हमने इस तरीके से लिमिट को पुट अप करा। जब हमने लिमिट को पुट अप करा, अपर लिमिट टीएच हो गई, लोअर लिमिट टीसी हो गई, तो हमने टीएच माइनस टीसी पुट करा। फिर हमने देखा वर्क एक पाथ फंक्शन है, तो हमने टोटल वर्क को जो है जोड़ के देखा, क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है, छोटे छोटे वर्क पे डिपेंड करेगा। तो नेट वर्क इज W1 W2 W3 W4 आ जाएगा। इसके बाद जब हमने सारी वैल्यूज रखी तो हमने देखा सीवीटीसी माइनस टीएच जो है सीवीटीएच माइनस टीसी को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो हमारा जो वर्क डन निकल के आया वो निकल के आया माइनस के आर टी एच लॉन वी टू बाई वी वन प्लस के आर टी सी लॉन वी फोर बाय वी थ्री। इतना जो है हमारा वर्क डन यहाँ से निकल के आया। अब इसके बाद
हमने एडियाबैटिक कंडीशन का यूज करा, जिसमें हमने प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 4 को देखने की कोशिश करी, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन दो ही जगह हो रही है। एक बार एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है जो कि प्रोसेस नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, और एक बार हो रहा है प्रोसेस नंबर 4 में जो कि हो रहा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अच्छा, एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, आप जो लिखते हैं प्रोसेस के आगे, यस मैंने लिखा व्याख्यान, मेरे को लगा था मैं लिखना भूल गया, तो प्रोसेस के आगे आप लिख दें कि प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है। तो प्रोसेस 2 में देख रहे थे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, प्रोसेस 4 में एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। इतनी बातें हमें यहाँ से देखने को मिली। फिर इसके बाद हमने जब पॉइसन्स इक्वेशन जो कि हमने सॉल्व करी थी, तो हमने इक्वेशन लेके चले टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑब्वियस बात है, हम अगर एडियाबैटिक कंडीशन ले रहे हैं, प्रोसेस नंबर 2 में हो क्या रहा है कि हम बी से लेकर सी पे जा रहे थे, बी से लेकर सी पे जा रहे थे, तो बी से सी में जाने में हमारा देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं टी लिखूंगा तो टी कौन सा आ जाएगा, टी एच, क्योंकि बी पे जब मैं था वो टी एच था, तो टी एच के साथ क्या चल रहा है, वॉल्यूम V2 चल रहा है, तो V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कहाँ पहुंचा, सी पॉइंट पर पहुंचा जहां टेम्परेचर TC है, तो TC V3 की पावर गामा माइनस 1। तो मैंने TH बाई TC का रेशियो निकाला, तो TH बाई TC निकालूंगा तो इट इज V3 बाई V2। ये कितना आ जाएगा, V3 बाई V2 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस नंबर 4 पे गया, शायद मैंने कल ये गलत लिखा था, क्योंकि जब क्लास ओवर हुई थी इसके बाद मैंने ये चेंज करा था, क्योंकि यहाँ मेरे को लगा कि V1 जो है V2 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब इस बात है, मैंने क्लास के बाद जस्ट देखा कि मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दी है। वो गड़बड़ जो मुझे देखने को मिली वो यही देखने को मिली कि मैंने यहाँ पे जो रेशियो था उसको गलत लिख दिया, क्योंकि TH बाई TC निकालूंगा तो इट इज V3 बाई V2, शायद मैंने V2 बाई V3 लिखा था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रोसेस 4 में देख रहा हूँ, प्रोसेस 4 में मैं देखो, प्रोसेस 4 में डी से ए पे जा रहा हूँ, तो डी में क्या था, TC P4, तो TC V4, और सिमिलरली TH P1, तो TH या P1 या फिर वॉल्यूम है तो V1 लेके चल रहा हूँ। इसके बाद मैं TH बाई TC का रेशियो निकाल रहा हूँ, सो इट बिकम्स V4 अपॉन में V1 की पावर गामा माइनस 1। फिर मैंने क्या करा था, इसको x माना था, इसको y माना था, दोनों को बराबर इक्वेट करा था, इक्वल टू में मैंने यहाँ इक्वेट करा था, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ जो गड़बड़ थी। जो जैसे ही मैंने बराबर के इक्वेट करा इसको, तो इट इज V3 अपॉन में V2। फिर हमने देखा था कि अगर पावर जो है सेम है तो अब इस बात पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इट बिकम्स V3 अपॉन V2। यहाँ से कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिजोल्व करूँ, तो इट बिकम्स V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, मतलब जो इक्वेशन मुझे डिजायर्ड है उस इक्वेशन फॉर्म में मैं इसको डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट बिकम्स V1 अपॉन V2 इक्वल टू V4 बाई V3, V4 बाई V3। तो यहाँ से आया, मैं V4 बाई V3 की जगह पे ऑब्वियस बात है जो इक्वेशन F मानी है, तो इसमें मैं इस वाली इक्वेशन को पुट कर देता हूँ। जैसे ही मुझे इक्वेशन चाहिए मैं बस उसको मैं उसमें बनाने की उसको कोशिश कर रहा हूँ, तो पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी, F में इसको पुट करता हूं, तो मेरा वर्क जो आया था, नेट वर्क डन इक्वल टू ये आया था माइनस R TH लॉन V2 बाई V1, V2 बाई V1 प्लस ये था प्लस R TC लॉन V4 बाई V3। तो मैं V4 बाई V3 की जगह पे जो है पुट कर रहा हूं कितना, V1 बाई V2। इतना सभी के क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से जो वर्क डन निकल के आया, इट इज इक्वल टू माइनस R TH, sorry for that, ठीक है जी, माइनस R TH लॉन V2 बाई V1, उसको भी मैं V2 बाई V1 बना लेता हूँ ताकि कुछ कॉमन ले सकूं। तो ऑब्वियस बात है, जब ये V2 बाई V1 बनेगा, आप सभी को पता है यहाँ पावर आ जाएगी -1। आपको लॉन की प्रॉपर्टी पता है कि लॉन M बाई N, जो लॉन M की पावर N जो होता है वो N आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉन M, ये आप जानते हैं सभी कहानी को। तो ऑब्वियस बात है, जब ये V2 बाई V1 करूंगा तो इसकी पावर आ जाएगी -1, तो लॉन M की पावर N हो गया, तो -1 को आगे ले लेता हूं, तो इट बिकम्स माइनस RTC लॉन कितना, V2 बाई V1। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है माइनस R लॉन V2 बाई V1, V2 बाई V1, और यहां से आ जाएगा TH माइनस TC, TH माइनस TC। बोलिए भाई, इतनी बात सभी का क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मुझे बताइए, बोलो, क्या इतनी बात सभी के क्लियर है? जी भैया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहानी देखनी है। अब हम पढ़ते हैं कार्नो इंजन की पूरी कहानी को। हमने वर्क डन निकाल लिया, तो अब तक कार्नो इंजन में हमने वर्क निकाला है, तो ये भी देखना है कि वर्क किस तरीके से होगा। तो हमने देखा था, ये मान लीजिए लेटर से हमारा कार्नो इंजन है,
ठीक है, कुछ आम की तरह बन गया, बट मैं ऐसा नहीं बनाना चाह रहा था। बट इंजन है, लेट अस से एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान के चल रहे हैं, इंजन है। तो इंजन में हो क्या रहा है, हम कुछ हीट दे रहे हैं, ये मैंने इंजन में हीट दी, और ये हीट क्या कर रहा है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ऑब्वियस है, यही काम हो रहा है इंजन का। इंजन का काम है हीट लेना, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देना। अब जरा मैं हीट देखूं, तो मैं इस हीट को इस सिस्टम में देने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस सिस्टम के द्वारा जो है वो वर्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना कहानी को। मैं सिस्टम में हीट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और सिस्टम द्वारा वर्क निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हीट और वर्क का मैं यहाँ पे रेशियो देख रहा हूँ, अनुपात देख रहा हूँ। तो हीट कौन सी देख रहा हूँ, शुरू में जो हीट दे रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, जरा यहाँ पे देखिए क्या हमने कहानी देखी थी। तो शुरू में जो मैंने हीट दी वो कहां से दी होगी, ऑब्वियस बात है इस टेम्परेचर TH से दी होगी। वाई, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर से मैं हीट दे नहीं सकता। मतलब ऑब्वियस बात है, गैस के टेम्परेचर से जो ज्यादा टेम्परेचर होगा वही सिस्टम का टेम्परेचर को, सिस्टम को हीट दे रहा होगा। दैट मीन्स जो पहली वाली प्रोसेस में मैंने हीट दी है वही नेट वर्क डन का काम कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं यहाँ हीट की बात करूंगा तो हीट कौन सी होगी, जो शुरुआत में मैंने Q1 हीट जो दी थी, ऑब्वियस बात है वही हीट उस सिस्टम के वर्क डन को कर रहा है, वही हीट उस सिस्टम के वर्क डन को कर रहा है। सिंपल सी कहानी। तो बस इसी चीज को यहाँ पे दिमाग में लगाइए। अब खुद सोचिए कि मैं सिस्टम में हीट कौन सी दे रहा हूं, जो मैं TH टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड करा रहा था। वो TH टेम्परेचर वाली ही हीट पूरे सिस्टम में वर्क डन का काम करेगी, पूरे सिस्टम में वर्क डन को फ्लो कराएगी। दैट मींस इंजन को स्टार्ट करने के लिए कुछ हीट चाहिए, और हीट कौन सी होगी, दिस हीट इज Q1। बोलिए भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए, बोलो जल्दी से। जी भैया। अब किसी को आएगा Q2 क्यों नहीं, Q3 क्यों नहीं, क्योंकि Q2 तो जीरो हो जाएगा वैसे ही। Q3 पाया, Q3 क्यों नहीं, क्योंकि Q3 कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन का उल्टा हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है वो तो हीट पहले ही जनरेट हो चुकी है। तो ऑब्वियस बात है, यहां से अब मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम की मैं निकालना चाहूंगा एफिशिएंसी, दक्षता। व्हाट इज एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी बता देता हूँ। पहली बात, व्हाट इज एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी किसी सिस्टम की वो होती है जो कि सिस्टम पे बताती है कि किस सिस्टम कोई कितना वर्क को कर रही है, कितना वो वर्क कर रही है, कितना हीट लेने पे, कि जो भी आप इस सिस्टम को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप वर्क डन करा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यदि आप बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डला रहे हैं और उस बाइक का माइलेज मान लीजिए 45 किलोमीटर है, तो आप क्या देख रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी है 45 किलोमीटर per liter. That means 45 किलोमीटर per liter is the efficiency of this bike. Similarly, अगर आप कार्नो इंजन को देखोगे तो यहाँ आप उस इंजन को चलाने को क्या दे रहे हो, उस इंजन को चलाने को आप हीट दे रहे हो। तो हीट दे रहे हो, और ऑब्वियस बात है हीट से जितना वर्क होगा तो उसकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालना चाहूंगा, दिस एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय द ईटा। ये एफिशिएंसी जो है ईटा से रिप्रेजेंट होगी, एन को लंबा सा बना दूंगा, ईटा इक्वल टू ये होगा कि कितना सिस्टम में मैं वर्क दे रहा हूँ बट्टे में कितना सिस्टम में, ऑब्वियस बात है सॉरी, कितना सिस्टम से वर्क हो रहा है बट्टे में मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी। सिमिलरली मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बाइक है तो बाइक 45 किलोमीटर चल रही है पर लीटर पे, दैट मींस 45 हो गया उसका वर्क, किलोमीटर वो चल रही है उसका हो गया वर्क, और कितना लीटर उसमें मैं पेट्रोल दे रहा हूँ, तो 45 पर किलो लीटर या सॉरी पर लीटर जो है उसका जो है आपका एफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं सिस्टम को वर्क करवा रहा हूँ तो उस वर्क करवाने के लिए मुझे सिस्टम में कितनी हीट देनी पड़ रही है, कितनी हीट प्रोवाइड करानी पड़ रही है, तो एफिशिएंसी इज द वर्क डन बट्टे में उसमें कितनी हीट मुझे प्रोवाइड करानी पड़ रही है, इट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। तो बाइक के एग्जांपल से आप ध्यान रख सकते हो कि बाइक अगर 45 किलोमीटर जा रही है, दैट मींस 45 किलोमीटर का वर्क कर रही है, और उस वर्क को कराने के लिए कितना वो ईंधन देना पड़ रहा है, कितना उसको मेरे को जो है पेट्रोल देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है इट इज 45 पर लीटर, दैट मींस 45 जो है किलोमीटर चल रही है पर लीटर पेट्रोल पे, तो इट इज द एफिशिएंसी ऑफ द बाइक। सिमिलरली द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज द वर्क डन बट्टे में कितना हीट मुझे प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। अब सिस्टम में यदि आप हीट दे रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिस्टम में यदि आप हीट देते हैं तो ऑब्वियस बात है सिस्टम में जब भी हीट दोगे तो साइन कैसा आएगा आपको पता होना चाहिए, और जब सिस्टम से वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो साइन मुझे जल्दी से बताइए व्हाट इज द साइन। अगर आप सिस्टम में हीट दे रहे हो तो उसके लिए क्या साइन होना चाहिए, और सिस्टम यदि वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, तो उसके लिए साइन क्या होना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जल्दी बताइए, फास्ट बोले जल्दी से। बोलो भैया, साइन बताओ जल्दी जल्दी, बैठे ना रहो। और जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे वो भी आंसर देंगे, प्लीज उसको लाइव लाइव मान के ही चलिए। भैया वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा।
तो यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो साइन होना चाहिए नेगेटिव। चलिए वेरी गुड। हाँ जी, यहाँ पे हीट दे रहा हूँ सिस्टम में, कैसा होगा, हीट दे रहा हूँ, जल्दी बताओ किस सिस्टम में हीट दे रहा हूँ, क्या होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, किस सिस्टम में हीट देने पे वो एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक। हाँ जी, एंडोथर्मिक पे साइन कैसा होता है, पढ़ा चुका हूँ थर्मोकेमिस्ट्री में, साइन कन्वेंशन। तो इसलिए तो कह रहा हूँ ये फिजिकल है, पिछली क्लास से अगली क्लास ऑलवेज रिलेटेड। जो सोच रहे हैं मैं डायरेक्ट इस क्लास में आके देख लूंगा और वीडियो पहले की नहीं देखे हैं, तो भैया वो तो भूल जाओ, उन्हें फिजिकल समझ में आने वाली है। फिजिकल का हर पिछला क्लास अगली क्लास से कहीं ना कहीं रिलेट होगा, इसलिए तो ऑब्वियस बात है सिमेट्रिकल चीजों को पढ़ा रहा हूँ, तरीके से चीजों को लेके चल रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं भी बुक की तरह केमिकल इक्विलिब्रियम डाल के फिर थर्मो पढ़ाता तो बात तो कुछ और ही होती फिर। बताइए भाई क्या होगा साइन, साइन बता दो। पॉजिटिव साइन होता है जब सिस्टम से हीट निकलती है, साइन नेगेटिव होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकालूंगा इट इज -W अपॉन में +Q। क्यों होगा ऑलरेडी बता चुका हूं, -W होगा तो माइनस ऑफ -R लॉन V2 अपॉन V1 TH -TC। ठीक है जी, आगे आता हूं अपॉन में बट्टे में क्या है Q, Q हमारा Q जो है Q1 होगा, यहाँ पे मैं Q भी यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज Q1, क्योंकि Q1 जब हायर टेम्परेचर से हीट दे रहा था वही सिस्टम में मैं हीट जो है फ्लो हो रही है। तो अब इस बात है Q1 कितना निकल के आया था, इट इज प्लस ऑफ कितना R TH लॉन V2/V1, लॉन V2/V1। जो टर्म कट रही है काट देता हूं, तो ईटा इक्वल टू कितना TH माइनस TC अपॉन TH। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो ईटा बराबर 1 माइनस TC/TH। बोलो भाई जल्दी से, क्लियर है कि नहीं। तो मैं एफिशिएंसी निकाल चुका हूं कार्नोट इंजन की, बस टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, तो 1 माइनस कोल्ड टेम्परेचर ऊपर हॉट टेम्परेचर नीचे और डिफरेंस निकाल लीजिए। और एफिशिएंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी, तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, जो बड़ी वाली क्वांटिटी है वो हमेशा बट्टे में होनी चाहिए, अपॉन में होनी चाहिए। बोलिए भाई क्लियर है कि नहीं। जी भैया। भैया। चलिए भाई, तो ये एफिशिएंसी जो आपने यहाँ पे निकाल के देखी, ठीक। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, रोटेट कैसे होगा अब, हाउ इट इज रोटेटेड, आई थिंक ये है। चलिए, तो यहाँ पे ये कार्नोट इंजन है जो कि बुक में ड्राइव करा रखा है, बुक से ना ही पढ़ना क्योंकि अब पढ़ा दिया गया है। फिर बुक में कुछ इधर उधर साइन वगैरह करे होंगे यूज, फिर मुझसे मत पूछना कि भैया ये कैसे हो गया, तो प्लीज मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ बता दिया, बस को ध्यान देना कैसे आपको पढ़ाया गया। चलिए आगे देख लेते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कार्नोट इंजन पे जो कि पूछे जा चुके हैं, तो कुछ चीज और पढ़ाऊंगा फिलहाल। चलिए यहाँ से कुछ कार्नोट इंजन पे हम जो है क्वेश्चंस देखेंगे। आई थिंक यहाँ पूछा भी है या नहीं, क्वेश्चन दिए भी गए नहीं, नहीं। चलिए मैं ही आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ कार्नोट इंजन से जो पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे, कैलकुलेट द एफिशिएंसी, कैलकुलेट द एफिशिएंसी, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, ऑफ एन इंजन working in a temperature range, working in a temperature range, temperature range of 27 to 127 डिग्री सेल्सियस, 27 से 127 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए करें। दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है, कैलकुलेट
the TH of an engine if TC (73), sorry 77, not 73, it is 77. 77 degrees Celsius and efficiency 80%. अब एफिशिएंसी परसेंटेज में क्यों है भैया? एफिशिएंसी जनरली परसेंटेज में ही निकाली जाती है। किसी की कार्य करने की दक्षता कितनी है वो परसेंटेज में निकाली जाती है। करिए, जब तक मैं यहाँ क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं यहाँ देख लेता हूँ। अगर कोई मुझे कार्नोट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है या फिर प्रीवियस ईयर आपके पास होंगे तो प्रीवियस ईयर में आप जनरली देखिए क्वेश्चंस। करिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्वेश्चंस करिए। मैं एक बार जगह देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर कार्नोट इंजन से रिलेटेड है। नहीं, यहाँ पे बस एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलिए यार, कोई बात नहीं। करिए, 2 क्वेश्चंस है, इनको करिए, गिव आंसर फास्ट। बाकी टेस्ट दीजिए, इसके बाद टेस्ट आपको देना चाहिए। बताइए भाई, गिव आंसर। एक टॉपिक और छोटा सा बताना है इसमें। कल पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक, सेकंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे हम धीरे धीरे आगे।
और कुछ और बातें जो यहाँ रह गई हैं वो भी बताऊंगा। बोलिए भाई, पहला क्वेश्चन भी नहीं हुआ, हल्का सा क्वेश्चन था ये तो, हलवा सा। अरे भाई आंसर बताइए कितना आ गया, क्या दिक्कत आ गई इस प्रश्न में, क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग? तो ईटा बराबर कितना होता है? टी एच माइनस टी सी होता है, अपॉन में टी एच होता है। तो क्या दिक्कत आई मुझे ये बताइए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? टी एच भैया सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। तो सेल्सियस क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की एसआई होती है केल्विन। तो इट इज 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना आ जाएगा? आपकी कैलकुलेशन मेरे से बहुत अच्छी होगी, बताइए। 400 आना चाहिए, 400। ये आना भैया कितना है? 25% की एफिशिएंसी आएगी फर्स्ट वाले की। बस ओनली 25%। जी भैया। चलिए आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। 1 अपॉन में ये आ जाएगा, सॉरी 100 अपॉन में 400। तो इंजन तो फिर बड़ा बेकार है। 1/4, और ये 1/4 आ रही, डेट मीन्स 0.25%। तो अब इस बात है 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वाई? बिकॉज मुझे एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है, तो गुणा कर दीजिए, इट इज 25%। इट्स वेरी गुड। तो इसकी एफिशिएंसी 25% है। पुअर हमारा जो है यहाँ पे बना क्या, हमारा इंजन। चलिए बताइए, टी एच बताना है, टी सी दिया है 80%, बताइए फास्ट। तो कोई इसके साथ कार्नो इंजन के साथ प्लस में क्वेश्चन ऐसे ऐड हो सकता है, प्लस करके क्वेश्चन ऐड हो सकता है, तो बताइए फास्ट। भैया सेकंड वाला बता दीजिए। सेकंड वाले में क्या दिक्कत आई? एन निकालना है, एन दिया हुआ है शायद 80%। टी एच निकालना है, टी सी दिया है, टी एच माइनस टी सी, या फिर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो 1 -
TC/TH। एफिशिएंसी दी है 80%। 80% का मतलब हो गया परसेंटेज, मतलब प्रतिशत, तो बट्टे में 100%। पर 100 परसेंटेज, परसेंट का मतलब होता है पर 100। सेंट जो है एक्चुअली यूज करा जाता है अमेरिका में फॉर देयर 100 रुपीज, जैसे यहाँ 100 पैसा होता है, वहाँ 100 सेंट होता है। चलिए खैर, तो यहाँ पे TC दिया है आई थिंक 77। 77 को जरा कन्वर्ट करिए, 273 प्लस 77 कितना आ जाएगा ये? 714, 350। बता देना भाई, मेरा थोड़ा मैथमेटिक्स बेकार है। तो इट इज 350 अपॉन में कितना TH, तो उसको निकाल लेना जरा काट कूट के, जैसा भी आएगा। तो इट इज कितना, 20 का पहाड़ा पढ़ लूंगा, तो 4/5। इसको इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा और उसको इधर लाऊंगा, तो ये एक में से घट जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा 350 बट्टे में TH। बता देना भैया, मेरा थोड़ा बता ही दिया, मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छा है। तो इट इज 1/5 इक्वल टू 350 अपॉन में TH। तो TH निकालना था, केल्विन में निकलना चाहिए, तो TH जो है वो केल्विन में आना चाहिए। तो 5 गुणा कर लेना भाई, 350 केल्विन कर लेना। मैथमेटिक्स आपका ज्यादा अच्छा है। 5 पंजे 25, 5 3 15, 17 आ जाएगा 1750 केल्विन। बोलो भैया क्या दिक्कत आई? क्लियर है सभी के? बोलो भाई। हो गया? चलिए आगे आते हैं। ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी टेम्परेचर्स के टर्म में। अगर मुझे यही एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हीट निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ हीट, हीट की टर्म में निकालनी है, तो हीट की टर्म में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो भैया, पहले ये जान लो कि एडियाबैटिक कंडीशन में जो हमारी हीट है वो तो जीरो हो गई, क्योंकि ना हीट एक्सचेंज कर सकता ना ही ले सकता, एडियाबैटिक कंडीशन हो गई, हीट जीरो हो गई। तो दैट मींस प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 4 को तो मैं यहाँ लूंगा नहीं। तो बची कौन सी प्रोसेस? सेकंड कंडीशन बची कौन सी? आइसोथर्मल वाली कंडीशन, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में हीट कुछ निकल सकता है, तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 को लेता हूँ। तो आइसोथर्मल कंडीशन है, तो ये तो समझ में आ गया कि U जीरो हो गया। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जीरो तो म्यू बराबर CVDT होता है, टेम्परेचर जीरो तो टी के कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोथर्मल कंडीशन है तो DT जीरो तो U जीरो, ये आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट लॉ लगाया था तो Q बराबर आया था W, Q बराबर आया था W। अब मेरे को निकालना है W, तो W किस पे डिपेंडेंट है? टोटल Q पे डिपेंडेंट है। W इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द Q। ठीक है जी। अब Q कौन कौन से हैं? प्रोसेस 1 वाला जो Q है उसे मैं Q1 मान रहा था, उस Q1 को मैं QH भी लिख सकता हूँ। वाई? प्रोसेस 1 में ऑब्वियस बात है उसका टेम्परेचर जो था वो H था, हार्डो टेम्परेचर था। सिमिलरली इसको मैं Q3 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको QC भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देख लेना प्रोसेस 3 में हमने QC लिया था, C लिया था मतलब टेम्परेचर। तो ऑब्वियस बात है यहाँ जो मैंने Q1 लिया है, ईटा जो लिया है एफिशिएंसी, इन सभी को एक ही साइन रिप्रेजेंटेशन से दिखा लेना। मैंने यहाँ Q1 दिखाया है, आप इसको Q1 दिखा लीजिए, चाहे QH दिखा लीजिए, वाटर वाला जो आप हीट दे रहे हैं वो दिखा लीजिए, एक ही बात है। तो बस इसी चीज को रख लीजिए। एफिशिएंसी यहाँ से, अच्छा पहले वर्क डन निकालता हूँ। वर्क डन कितना आएगा भैया? ऑब्वियस बात है वर्क डन ओनली टोटली डिपेंडेंट है हीट पे, तो हमें क्या करना है? हॉटर हीट में से कोल्डर हीट को माइनस कर देना है। अगर मैं ये भी निकाल दूंगा कि हॉटर हीट कितना है, कोल्डर हीट कितना है, वहां से भी मेरा वर्क डन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है एडियाबैटिक कंडीशन पे तो हीट जीरो है। कौन सी कंडीशन में बचा? बस आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में एक बार एक्सपेंशन हो रहा है, एक बार कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन वाली हीट हो गई QH, कंप्रेशन वाली हो गई QC। इन दोनों का अंतर निकाल लूंगा तो ही मेरा वर्क डन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितना होता है? वर्क अपॉन में कितना? हीट। तो वर्क अपॉन में हीट, तो वर्क की वैल्यू हम पुट कर देता हूं, इट इज QH माइनस QC अपॉन में Q, कौन सा? H वाला, हॉटर बॉडी वाला था। अब काफी लोग पूछेंगे भैया यहाँ साइन कन्वेंशन क्यों नहीं करा? साइन कन्वेंशन इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ मैं ऑलरेडी साइन कन्वेंशन लगा चुका हूँ, क्योंकि मैं बड़े में से छोटे को घटा रहा हूँ, तो इसलिए साइन कन्वेंशन नहीं करा। यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे क्यों नहीं करा है, सिंपल सा रीजन दे रहा हूँ कि यहाँ पे वर्क जो है मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि बड़े में से छोटे को घटा रहा हूँ। बड़े में से जब छोटे को घटाऊंगा तो ऑब्वियस बात है मुझे वर्क में साइन कन्वेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर मैंने साइन कन्वेंशन क्यों करा?
ऊपर मैंने साइन कन्वेंशन इसलिए करा, सिंपल सा इसका कारण है। यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन क्यों करा, क्योंकि साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, जो शुरुआत से साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखा था मैं शुरू से ही साइन कन्वेंशन को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस साइन कन्वेंशन को यूज करा कि मैं सिस्टम में जो है हीट दे रहा हूँ, साइन आएगा हीट के लिए पॉजिटिव का, और वर्क हो रहा है सिस्टम के द्वारा, साइन आएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव बट्टे में पॉजिटिव। ये मैंने साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्यों नहीं करा, क्योंकि अब इस बात है बड़े में से छोटे को घटा रहा है, क्यू एच में से क्यू सी को घटाऊंगा तो साइन अपने आप ही कन्वेंटेड है, साइन ऑलवेज ऑलरेडी कन्वेंटेड, व्हाई, बिकॉज बड़े में से छोटे को घटाऊंगा तो साइन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये सिंपल सी कहानी है, ठीक। अब यहां से जब मैं इसको निकालूंगा तो इट इज कितना, 1/1 माइनस क्यू सी बाई क्यू एच, 1 माइनस क्यू सी बाई क्यू एच। ये इतनी बात मुझे समझ में आ रही है। या फिर मैं कंपेयर करूं, देखो मेरी एफिशिएंसी हीट की टर्म में आई क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन में क्यू एच, सिमिलरली टेम्परेचर की टर्म में निकल के आई टी एच माइनस टी सी अपॉन में टी एच। अब अगर मैं दोनों को ही कंपेयर कर लूं तो इट इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस के टी सी अपॉन टी एच, ये भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, इसे लेटर से आई मान लूं इक्वेशन, इसे लेटर से जे मान लूं, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इट बिकम्स 1 माइनस के टी सी अपॉन में टी एच इक्वल टू 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच। 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, सो इट इज टी सी अपॉन टी एच इक्वल टू क्यू सी अपॉन क्यू एच। मतलब क्या समझ में आया साफ साफ, यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर टीसी रख रहा हूं तो उस टेम्परेचर टीसी पे मेरी हीट क्यूसी हो रही है, और यहाँ पे यदि मैं टेम्परेचर हाई रख रहा हूं तो उस टाइम पे जो हीट है वो भी हाई हो रही है, क्यू एच हो रही है। डेट मीन्स टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है हीट। यहां से मुझे ये प्रूफ का भी पता चल गया। या फिर मैं इसको ऑलरेडी ऐसे भी लिख सकता हूं कि क्यू एच अपॉन में टी एच इक्वल टू क्यू सी अपॉन में टी सी। कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा मैथमेटिक्स आप लगा सकते हैं। तो मैंने दो रिलेशन यहां से निकाले। एक पहला रिलेशन ये पता चला कि टीसी बाई टीएच का जो रेशियो हमेशा बराबर होगा क्यूसी बट्टे में क्यूएच के रेशियो के। ध्यान देना, सिंपल सी कहानी। दूसरा हमने देखा कि भैया टीसी मतलब जो लोअर टेम्परेचर पे जितना टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा हीट, सिमिलरली हायर टेम्परेचर जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा हायर हीट। और यहां से जब मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्यू एच इधर आ गया, टीसी इधर आ गया, तो क्यू एच बट्टे में टी एच, क्यूसी बट्टे में टीसी, इसका भी रेशियो कांस्टेंट होगा। मतलब हायर टेम्परेचर हायर हीट बट्टे में हायर टेम्परेचर का रेशियो हमेशा बराबर आएगा लोअर हीट बट्टे में लोअर टेम्परेचर का रेशियो। और यहां से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्यू एच बट्टे में टी, मतलब क्यू अपॉन में टी जो होता है स्पॉन्टेनिटी होती है। जनरली हम धीरे धीरे जो है सेकंड लॉ से थर्ड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको भी देखेंगे कल। खैर इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करूंगा, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। बस अभी की क्लास में जो कार्नो इंजन है इसको कंप्लीटली खत्म करना चाहूंगा, इसको कंप्लीटली जो है क्लास को यहाँ पे फिनिश करना चाहूंगा। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अपने डाउट्स बताइए फास्ट। एनी डाउट्स, बोलो भाई जल्दी से। नो भैया। कोई डाउट है? नो डाउट तो प्लीज इसको यहां तक कर लें, अच्छे से यहाँ पे नोट्स बना लें। अब कुछ जो है प्रश्न वो घर के लिए लिख लें। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट, या कैलकुलेट द एफिशिएंसी, पहले एफिशिएंसी निकाल लो हीट से पहले। कैलकुलेट द एफिशिएंसी, दक्षता निकालनी है उस कार्नो इंजन की, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, सी लिख देता हूं शॉर्ट में, कार्नो इंजन। Calculate the efficiency of Carnot engine having a heat range। मैं QH QC से लेके चल रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, अगर ज्यादा वाली हीट दी हो तो QH ही होगा, कम वाली हीट दी तो QC होगा, हॉटर वाला टेम्परेचर होगा, हॉटर वाला हीट होगा, और कोल्डर वाला हीट होगा। तो आपको जनरली खुद ही उससे पता चल जाए रीडिंग से, तो आपको वहां दिक्कत ना है कि बुक में जैसे Q1 Q2 मान रखा है, तो कई बार होता है कि Q1 क्या लूं Q2 क्या लूं। भैया सिंपल है, QH QC मान के चलिए, TH TC मान के चलिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हैविंग हीट रेंज, having heat range from 100 joule to 1000 जूल, 100 जूल से 1000 जूल में निकालने। सेकेंड, कैलकुलेट द टीसी if TH
373 Kelvin and efficiency 60%. And also calculate the WH if WC equal to 90 जूल। चलिए, तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इनको भी करना, ट्राई करना। नहीं होगा तो आस्क योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत हल्के से क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। जो भी डाउट्स होंगे वो पूछना। और अभी जो पढ़ा है इससे कोई डाउट्स या फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल में कोई डाउट है तो प्लीज वो बता दीजिए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में कोई डाउट है तो प्लीज मुझे वो बता दीजिए। और टेस्ट आपको देना है। आज का टेस्ट था केमिकल टेस्ट, जो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं उनकी फिनॉल में रीमन, टीमन और कोल्बे का टेस्ट मैंने बोला था। और कल के लिए जो टेस्ट होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बुक की ऑक्सीडेशन रिडक्शन तैयार करनी है। चलिए, आप कह रहे हैं एक ही बार में ज्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक के ऑक्सीडेशन रिडक्शन तैयार करने हैं। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक के तैयार करने हैं आपको। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक पूरा, वो अब तक जितनी नेम रिएक्शन हो चुकी हैं उन सभी नेम रिएक्शन का रैंडम टेस्ट लूंगा, तो वो नेम रिएक्शन का आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है ना, इतना आप लोग टेस्ट के लिए तैयार भी करें। और आज की क्लास को करता हूं ओवर। ठीक, बाकी अब टेस्ट देंगे सभी और उसके बाद फ्री होंगे और अपना जो भी बाकी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करिए। बाकी ये कहूंगा, देखो सेकंड ईयर में आप सभी लोग, तो आपको संस्कृत वगैरह भी तैयार करना चाहिए अपना। ये नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लूंगा। मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपकी परसेंटेज पे इफेक्ट डालेगा, तो प्लीज इसको भी साथ में तैयार करते हुए चलें। ठीक है ना, डेली 1-1, 2-2, 3-3 जो है श्लोक संस्कृत के भी पढ़ लें। ऑब्वियस बात, आपको श्लोक कोई संस्कृत में नहीं लिखना है, उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, बहुत सिंपल होता है। आप उसको तैयार करें और जो है उसको भी अपना डेली उसके लिए टाइम रूटीन अब निकालना शुरू करें। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।